अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने आहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आप बहस तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में आहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभालें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज़ बेटा हूँ ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। आहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास बुलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल्ड खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहें पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके लिए आप हकदार हैं। आहान ने जैसा अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा ख़ानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर आहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आने पर विक्रम बोला, आहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन आहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फ़ोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। आपने आसपास देखते उसने कहा, सनाया की माँ तो अपने घर वापस आ चुकी हैं, लेकिन सनाया का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई, और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर जाना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में आहान ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए ज़ुबान में कहा, माँ जी, वो मैं सनाया को लेने चला गया था, उसका फ़ोन। तभी यामिनी जी ने कहा, फ़ोन दो उसे, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। इस पर आहान ने कहा, मगर सनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर आहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि सनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ हैं। ज़रूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आए। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन न सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर सनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फ़ोन काट दिया। आहान ने सनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे सनाया की फ़िक्र होने लगी। वो लगातार सनाया को फ़ोन लगाता रहा, मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की ओर निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार सनाया के मुँह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है।
आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई मगर सनाया उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे में उसे सनाया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर सनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहाँ देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर सनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान सनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं सनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूँ, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला सनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने सनाया को अपने गोद में उठाया और वहाँ से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने सनाया को अपने गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। सनाया सारी दुनिया से बेखबर अब इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने सनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए आहान सनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। सनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और सनाया को ब्लैंकेट से कवर करके के बाद खुद एक पिल्लो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहनने ही जा रहा था जब सनाया की आंख खुली। सनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आपके साथ सुलाने की, कैसे आई मैं यहाँ। आहान सनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद ही की थी कि आज सनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस रही थी। तभी सनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्यों किया आपने ऐसा। इस पर आहान ने कहा, सनाया आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसीलिए। तब सनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो वहाँ तक सनाया को सब कुछ याद था। उसी के बाद सनाया बेहोश हो गई थी और अब सनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था और अगर आप ये समझते हो कि उसका फ़ायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सनाया ने इस बात को इस तरह से कहा कि आहान को हंसी आ गई। वो नज़रें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी सनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में याद ही नहीं रहा कि कुछ ज़रूरी काम भी करना था। मुझे मल्होत्रा का अब और तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए सनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसके सामने जो दिखा उसे सनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है, इस ऑफिस ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया। तभी अचानक ही सनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। सनाया फ़ोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो क़यामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद ही सख्त हैं और अगर उसने फ़ोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर सनाया ने फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया।
कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया था फ़ोन के दूसरी तरफ? क्या आहान और सनाया के बीच मिटेगी दूरियों का जाल? सनाया के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुम्हें वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर सनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से सनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ सनाया, किसका फ़ोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन का पर वो मेल देखा जिसे सनाया ने पढ़ा था। तभी सनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। इसी मेल की वजह से मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में सनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फ़ोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर सनाया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, सनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं, शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। सनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओहो, तो आप अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हैं, क्या करेंगे आप? जवाब में आहान ने कहा, मेरे साथ चलो सनाया और अपने दादाजी से बात करो। सनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों सनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो सनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ़ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है और ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमने ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है, वो ही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर रह सकती हो। इस पर सनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट भी सपना है मेरा। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में मैं ये अप्रूवल लेकर ही रहूँगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नज़र सनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। सनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य सनाया का ही कज़न था जो हमेशा से ही सनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और उसके लिए सनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और सनाया अब मिनी कैप्चुली के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी सनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो वो चौंक गए। शौर्य सनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओहो, अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता सनाया, उस ऑफिस को मैंने खरीद लिया है। सनाया ने शौर्य को घूरकर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी। जब सनाया वहाँ पहुँची, सनाया और एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए सनाया जी, कैसे आना हुआ? आहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर सनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं।
हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी सनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई। मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। आहान और सनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो सनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही सनाया के मुंह से निकला, कामिनी तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो मेरा पति है सनाया। सनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, किसी से भी करवा लो सको। इतने में सनाया बोल पड़ी, कामिनी जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं ना समझती, प्लीज़ उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काटते हुए बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती सनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैंने तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर सनाया ने कहा, कामिनी वो मेरी ना समझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा सनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। सनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामिनी ने एक नज़र आहान की तरफ देकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसी ने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं सनाया, ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। सनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज़ में कहा, कामिनी तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है सनाया। ठीक है अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है सनाया। बेबसी से सनाया ने अपने होठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो सनाया के पास आते हुए बोला, उफ शायद काम नहीं हुआ, सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही हो, अब तुम्हें मेरी कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर तुम टेंशन मत लो सनाया, मैं सबको संभाल लूँगा, तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ, अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया, वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि सनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। सनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था। और फिर सनाया ने जो देखा उसे तो सनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर सनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ी थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर कामिनी बाहर आई और सनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहाँ पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज़्यादा ज़रूरी था। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो सनाया उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को, किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूँगी? क्या मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर सनाया रोंदे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर सनाया आगे बढ़ गई।
शौर्य आहान को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरा ऐसे करने से सनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तुम तो क्या कोई भी माई का लाल सनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओहो, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना मैं तुम दोनों का रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर आगे बढ़ गया। जल्दी आहान सनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वह घर पहुंचे ही थे कि तभी सनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा सनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ आ जाना। ये सुनकर सनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर सनाया ने फ़ोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में सनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इससे इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहाँ पर नए नए सूट के कहीं सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए, तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसीलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर सनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी सनाया के फ़ोन पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे सनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज़ आई, सनाया, ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? जवाब में सनाया ने कहा, मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फ़ोन रखो, बाद में बात करूंगी। ये कहकर सनाया ने फ़ोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और सनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था आहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ रहा है ये। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिससे तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नज़रों से शौर्य की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है शौर्य के दिमाग में, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगले भाग में मिलते हैं।